चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बाइनोमियल थ्योरम में आपने अभी तक जो भी पढ़ा उसमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको अभी तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। लास्ट जो आपको फॉर्मूला बताया था, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बहुत सारे क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला की आप ऑब्जेक्टिव जो तरीका बताया है आपको, उसको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ही यूज करना, क्योंकि स्कूल एग्जाम में वो फॉर्मूला वैलिड नहीं है। स्कूल एग्जाम में आपको पूरी मेथड से ही करना है, जो मेथड मैंने आपको बताया। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का टोटल अपन ने 3 मेथड देखा है। फर्स्ट मेथड तो ये था कि पूरा एक्सपैंड कर दो और जो पर्टिकुलर टर्म आपसे पूछा है वो टर्म आप सर्च कर लो, लेकिन वो काफी लेंथी प्रोसीजर होगा। जब इंडेक्स बहुत ज्यादा होगा तब नंबर ऑफ पूरा एक्सपांशन लिख के उसमें कोई पर्टिकुलर टर्म सर्च करना काफी लेंथी हो जाएगा। दूसरा आपका सब्जेक्टिव मेथड था जो स्कूल एग्जाम में आपने यूज करना है, और तीसरा आपका ऑब्जेक्टिव तरीका था जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन को देख के हम वो पर्टिकुलर टर्म बता सकते हैं आप। तो वेरी गुड मॉर्निंग आर्या, साहिल पटले गुड मॉर्निंग बेटा, हर्षिका वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए तो शुरू करते हैं। और मैं कल का थ्योरी पहले आपको रिवाइज कर रहा हूँ 1-2 क्वेश्चन के थ्रू, फिर अपन इसमें एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था उसका यूटिलाइजेशन में एक आध क्वेश्चन में डिस्कस कर देता हूँ। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और इससे अपना पूरा रिवाइज भी हो जाएगा जितना हमने कल तक पढ़ा। गुड मॉर्निंग भावेश पाटिल। तो क्वेश्चन है, if coefficient of x power 7 in expansion of ax square plus 1 upon bx whole power 11 is equal to coefficient of x power minus 7 in expansion of ax minus 1 upon bx square power 11. Then find the value of AB. Then find AB. Then find, और आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना आपका जो है चैप्टर स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो अब आ जाइए बोर्ड पर, ध्यान देंगे, नजरें स्क्रीन पर आ जाए। और थोड़े से फीचर इन्होंने इस बार चेंज कर दिए हैं शायद, क्योंकि पहले टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ बच्चा दिखता था यहाँ पर। ओके, चलो शुरू करते हैं। वेटिंग रूम में कोई नहीं है। ओके, सो देखिए बेटा, ये है क्वेश्चन। नाउ हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? सर एक दो क्वेश्चन हम एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। इसमें बोला है कि इस एक्सपांशन में x पावर 7 का कोएफिशिएंट। अब व्हेन वी हैव टू फाइंड x पावर 7 का कोएफिशिएंट इन दिस एक्सपांशन, तो एक तरीका तो ये है कि 11 का इंडेक्स है तो टोटल 12 टर्म लिख लो पहले, और फिर 12 टर्म में ये देख लो कि कौन से टर्म में x पावर 7 आ रहा है, लेकिन वो काफी लेंथी प्रोसीजर है। दूसरा सब्जेक्टिव मेथड हम मान लेते हैं कि r प्लस 1 टर्म में आपको x पावर 7 मिल रहा है, तो फिर आप क्या करते थे, x पे नेट पावर निकाल के 7 से इक्वेट करते थे, तो आपको टर्म पता चलता था। लेकिन अब अपनी ऑब्जेक्टिव मेथड कि डायरेक्टली इस क्वेश्चन को देख के मैं बता सकता हूं कि इस एक्सपांशन में कौन सा टर्म x पावर 7 को कंटेन करने वाला होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन में
सबसे पहले हम पहला पार्ट ले रहे हैं क्वेश्चन का, एंड इन दिस पार्ट वी फाइंड विच टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन कंटेनिंग x पावर 7, इनमें से कौन सा टर्म x पावर 7 को कंटेन करेगा। ठीक है, एक मिनट वेट कर। हेलो, क्या बोल रहे बेटा? अच्छा, पलक मनमोड़े आंसर कर देंगे सर 6 टर्म होगा। ओके, ऐसे आप लोग आंसर भी कर सकते हैं, देखते हैं किसका मैच करेगा। तो हम सबसे पहले बेटा इस पर्टिकुलर बात को ले रहे हैं जो मैंने कल तक आपको बताया था ना, अपन इतनी बात ले रहे हैं। x पावर 7 हमको पता करना है, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया बेटा। r निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एल्फा, मतलब 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा 22, माइनस कितना होगा 7, एंड डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, यही आ रहा है। तो 22 माइनस 7 कितना हो जाएगा बेटा, 22 माइनस 7 इज 15 बाई 3। r का वैल्यू बेटा आता है 5, और यदि r 5 आया है तो टर्म होगा 6। तो पलक मनमोड़े बिल्कुल करेक्ट है। 6 टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन इज द टर्म व्हिच कंटेन x पावर 7। तो हमको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इतना सा एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला से वी गेट द टर्म व्हिच कंटेन x पावर 7। ठीक है, सो देयरफॉर हम x पावर 7, सो देयरफॉर t 5 प्लस 1, क्योंकि r प्लस 1 लिखते हैं ना, तो t 5 प्लस 1 मतलब t6 is term containing x power 7 in expansion of ax square plus 1 upon bx power 11। ठीक है, तो अपन वो t6 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो t6 कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा t5 प्लस 1, और उसको अपन क्या लिखेंगे 11c5 फर्स्ट टर्म पे पावर 6 का लगेगा और सेकंड टर्म पे पावर 5 का लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा और कैलकुलेट कर देते हैं। तो इट इज 11c5 a पे पावर 6 b 1 अपॉन b पे पावर 5। आप x पे पावर कैलकुलेट कर लेना बेटा, वो 7 आएगा ये। तो ये आ गया x पावर 7। ठीक है, अब अपन बात करते हैं दूसरे एक्सपेंशन की। अब इस एक्सपेंशन में वी हैव टू फाइंड द टर्म कंटेनिंग x पावर -7। अब ये जो दूसरा वाला दिया है, इसमें x पावर -7 का कोएफिशिएंट हमको फाइंड करना है। तो अब अपन इसमें r निकालेंगे बेटा। r क्या हो जाएगा, r का फॉर्मूला इसमें n इंटू एल्फा, मतलब 11 इंटू 1 इज 11 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 इज 3 which gives you 6। r का वैल्यू 6 आता है, और therefore 6 मतलब 6 प्लस 1 बोले तो t7 is term containing x power -7 in expansion of ax minus 1 by bx square power 11। So therefore अब अपन t7 मतलब t6 प्लस 1 कैलकुलेट कर देते हैं। इट इज 11c6 फर्स्ट टर्म पे पावर 5, और सेकंड टर्म विद साइन लिया करो, उस पे पावर बेटा कितना आएगा 6। थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो a पे पावर 5, b पे पावर 6, और a पे x पे पावर कैलकुलेट कर लेना बेटा -7 आएगा। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया था कि इन दोनों टर्म के कोएफिशिएंट्स बराबर हैं। कोएफिशिएंट क्या होता है, x पावर 7 छोड़ के जो कुछ भी बचेगा वो कोएफिशिएंट होगा। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या दिया बेटा, इसका कोएफिशिएंट कितना आ रहा है 11c5 a पावर 6 अपॉन b पावर 5, और इसका कोएफिशिएंट कितना है 11c6 a पावर 5 अपॉन b पावर 6। ठीक है, तो यहाँ से a के 5 पावर यहाँ से कट जाएंगे बेटा, यहाँ से b के 5 पावर इससे कट जाएंगे, तो अब यहाँ पर a बचेगा, यहाँ पर b बचेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चूंकि हमको a भी पूछा है। a भी बराबर कितना आ गया बेटा 11c6 अपॉन 11c5, और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। ओके, वेरी गुड बेटा, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था
NCR अपॉन NCR माइनस 1 का। NCR अपॉन NCR माइनस 1 कितना बताया था आपको बेटा? N minus R plus 1 upon R. When we calculate this gives you और एक बार 6 by 6 which gives you 1. So correct answer of this question is 1. तो थोड़ा सा बढ़ा और ये देखिए श्रेया शिवप्रीत ने आंसर भी कर दिया। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1। ए बी का वैल्यू 1 आता है। अब आप इसको नोट कर लीजिए और किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। रखो बेटा। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, हैव एनी डाउट तो पूछ लीजिए उसको। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? थम्स अप करते जाइए भाई, आवाज आ रही है, पता नहीं चलता कब आप लोग बाहर हो जाते कब अंदर हो जाते। थम्स अप मारिएगा जिनको समझ गया, जिनको आवाज आ रही है। नोट कर लीजिए इसको, कोई डाउट है तो। आज हम ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे और एक दो क्वेश्चन आप कर लोगे तो परफेक्ट हो जाओगे। सबसे पहले तो थम्स अप बना दीजिए यदि आपको आवाज आ रहा है। ओके ओके, डन 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 डन। बस एक और बार। क्या एक और बार? तन्मय क्या बोल रहे हो? क्या चाहिए एक और बार तुमको? तन्मय बोले एक बार और, एक बार और समझा दो। अच्छा, तन्मय बोले एक बार और समझा दीजिए। सर देखिए बेटा, इतना ही है आपको। एक्चुअली क्या, ये दो दो क्वेश्चन थे। अभी तक हम ऐसा एक क्वेश्चन कर रहे थे कि वो टर्म बताओ जिसमें x पावर 7 आता है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? वो टर्म जिसमें x पावर 7 आ रहा है, वो टर्म जिसमें x पावर -7 आ रहा है, दोनों के कोएफिशिएंट बराबर। तो एक साथ दो क्वेश्चन सॉल्व किया। अब सबसे पहली बात यह है कि इसी एक्सपांशन में वो टर्म डायरेक्ट, मतलब ऐसा हाथ बांध के अपन देख के बता सकते कौन सा टर्म होगा जो कि x पावर 7 कंटेन करेगा। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया, ये 11 इस पावर से मल्टीप्लाई करने का, 11 2 जा 22, जिसका कोएफिशिएंट फाइंड करना वो सबट्रैक्ट करना, 7 सबट्रैक्ट कर देंगे और नीचे 2 + 1 का पावर, मतलब 2 + 1 कितना आ जाएगा? 3। तो 5 आया। r का वैल्यू जो आएगा उससे एक ज्यादा टर्म होता है, तो टर्म की पोजीशन क्या होगी? 6। छठा टर्म होगा जो x पावर 7 को कंटेन करेगा एक्सपेंशन। तो मैंने वो छठा टर्म कैलकुलेट कर लिया। अब ऐसे ही इस एक्सपेंशन में पता करना है कौन सा टर्म x पावर -7 कंटेन करेगा। तो 11 बन जाए 11, ये सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट करना है तो ये ऐड हो जाएगा, जो कि माइनस है ऑलरेडी, तो 11 + 7 हो जाएगा और नीचे वही 1 + 2 3 आएगा। तो यहाँ पर r देखो 6 आ रहा है, r 6 आ रहा है तो टर्म 7वां होगा, ये देखो, जो कि x पावर -7 को कंटेन करे। तो मैंने वो 7वां टर्म कैलकुलेट कर लिया। अब क्वेश्चन में आपको बोला है कि x पावर 7 का जो कोएफिशिएंट है, मतलब ये, और x पावर -7 का जो कोएफिशिएंट है ये दोनों बराबर है। इन दोनों को बराबर कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब यहाँ से a के 5 पावर कट जाएंगे, यहाँ पर केवल a बच जाएगा। यहाँ से a के b के 5 पावर कट जाएंगे, b बच जाएगा। तो ये a b यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। ये 11c5 को इसके नीचे पटक दिया। अब ये यहाँ पर एक फॉर्मूला लग गया। यह फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, NCR अपॉन NCR -1 का फॉर्मूला लगाया। NCR -1। तो आप कॉपी में देखो, फॉर्मूला लिखा n - r + 1 अपॉन r। आई होप समझ गया होगा। ओके, तब मैं बोल रहा है समझ गया। अब चलते बेटा आगे, ठीक है? ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल घबराइए मत। और किसी भी पर्टिकुलर स्टेज पर आपको कुछ भी बात नहीं समझे तो पूछिएगा आप उसको, ठीक है? ओके, so now we move on to पेज नंबर 2। आप मतलब ऐसा क्या है कि बोल भी सकते हो, मतलब मेरे को सुनाई भी देता है। यदि लिख नहीं पा रहे हो तो बोल भी दें। नहीं समझ रहा हो तो पूछने का है, मन में नहीं रखने का है।
नहीं समझेगा तो पूछिएगा, ठीक है। चलते, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, पेज नंबर 2 पे तो बिंदास पूछिए, डरने का कोई जरूरत नहीं है। चलिए पेज नंबर 2, अगली कहानी, अगला क्वेश्चन। तो सेकंड पेज पर अपन अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि अपना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाऊंगा आपको फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 32। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द कोएफिशिएंट of x power 32 in expansion of x power 4 minus 1 upon x power 3 whole power 50। इसके एक्सपांशन में x पावर 32 का कोएफिशिएंट क्या है, ठीक है। आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है 15C5, the second option is 15C6, the next option is 15C4, and the last option is 15C7. Which option is correct? अरे बाबा रे, बाबा रे बाबा, किशोर एकदम एकदम जोरदार तैयारी चल रही भाई। अरे गजब गजब गजब, इतना लोगों का आया कि मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा। वेरी गुड, मतलब बहुत जम के तैयारी है, और मतलब या तो ये क्वेश्चन पहले कर चुके होंगे। वेरी गुड, बधाई बधाई सभी को, बधाई, बहुत बहुत बधाई। चलिए चलिए चलिए, तो क्वेश्चन हो कल ही तो चुका बताए है। थे क्वेश्चन। हाँ अच्छा सर। कल हो गया क्या? अच्छा अच्छा, हाँ चलो तो फिर चलो कल की बात भी तो याद है। ओके कल हो गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मान गया, थर्ड ऑप्शन बोल रहा तो थर्ड ही होगा फिर। अच्छा कल हो गया है इसलिए, ओके, मेरे को याद ही नहीं था। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। किसी को डाउट तो नहीं है कल वाले क्वेश्चन में? पूछ लेना। चलिए कम से कम करा कराया क्वेश्चन आया तो आपने टिक तो कर दिया। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एक्सपेंशन ऑफ x plus 1 upon 3x square whole power 9 term independent of x। बताइए तो ये भी हो गया। ये भी हो गया क्या? अरे बाबा रे, चलो ठीक है, क्वेश्चन लिख दिया हूँ। सब क्वेश्चन करा देगा। अच्छा ये कल को कैलकुलेशन में आएगा, ठीक है। 1792 अपॉन 8 आता है, सॉरी 9 आता है। हाँ तो मेरे को भी आंसर याद है, सेकंड ऑप्शन कल आया था। ओके ये भी हो गया, वेरी गुड। ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी हो गया। चलिए चलिए चलिए, अगला क्वेश्चन देते हैं, तगड़ा क्वेश्चन देते हैं हम। ओके 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 ओके, ये वो ऑप्शन है। हाँ 81। चलिए करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आएगा, सेकंड ऑप्शन आएगा। वेरी गुड वेरी गुड, चलते आगे चलते हैं। ओके ओके, मत करो आंसर मत करो, ठीक है। मेरे को याद ही नहीं, ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देते हैं।
चलिए, कम से कम आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो इसी बात से खुश हूँ। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है इसका। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, ये नहीं किया होगा, ये नहीं किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the term independent of x, the term independent of x in expansion of एक्सपेंशन दिया है, अब करो तो जाने। यहाँ तो निश्चित है आपसे गलती होगी। 1/2 x पावर 1/3 और x पावर -1/5, इतने कितने बच्चे निकालना? ऑप्शन है 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7। ये नहीं हुआ ना? हाँ, ये वाला नहीं हुआ, अब अटकेगी गाड़ी। ओके, किशोर आंसर कर रहे हैं कुछ, मैं आंसर सही बोल नहीं रहा हूँ, अपने आप आपको समझ में आएगा। जब 4-5 बच्चों का एक साथ बिल्कुल एक सा ऑप्शन दिखेगा तो समझ लीजिए वही करेक्ट है। ठीक है, तो मैं अभी बता नहीं रहा कि सही है कि गलत है। ओके, अभी तो डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं सभी बच्चों के। कृष्णा चौहान बी किए हैं, रामेश्वरी फर्स्ट किया है, समरजीत सेकंड ऑप्शन, आदित्य सेकंड, योगेश सेकंड, श्रेया थर्ड, ग्लोरी सेकंड, आर्या नागदेवते थर्ड, हर्षिका बिगाने सेकंड, मोहम्मद सेकंड, संकेत सेकंड, डीएल प्रसाद सेकंड। बहुत से बच्चे सेकंड बोल रहे हैं। यू हैव टू फाइंड दी बेटा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, एक बात आप याद रखना, यू नॉट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टर्म। यू हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ टर्म, नॉट द वैल्यू ऑफ आर। इसको ध्यान में रखना। ओके, अनिरुद्ध सैन, विधि राम टेके, सृष्टि जन बंधु, बहुत बच्चों ने आंसर किया, लेकिन करेक्ट कितना है वो देखना पड़ेगा। ओके, अक्षत साहू, तो बहुत तरीके के आंसर आ रहे हैं। बहुत से बच्चों ने बी आंसर किया है, कुछ एक ने ए किया है और कुछ बहुत थोड़ों ने सी किया है। भावेश पाटिल बी, मानसी बी। ओके, चलिए अब आपको इसके राज से पर्दा उठाते हैं। अब आपको इसके राज से पर्दा उठाते हैं। हर्षवर्धन बी बोल रहे हैं, यस सारे बी बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, स्टॉप आंसरिंग। क्या पूछा है बेटा आपसे? टर्म पूछा है ना? यू हैव टू फाइंड द टर्म नॉट द वैल्यू ऑफ आर। अब फॉर्मूला क्या है? तो सर फॉर्मूला ये है कि आर निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एल्फा, मतलब 8/3 -0 अपॉन, सर ये 1/3 प्लस 1/5 होगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो सर आर का वैल्यू 5 आता है। सही बोल रहा हूँ? यस, आर का वैल्यू 5 आता है, और आर का वैल्यू जब 5 आता है तो टर्म कौन सा हो जाएगा बेटा? 6। 6 इज द करेक्ट आंसर। सही किया, आंसर सही किया। चलिए, तो बहुत से बच्चों ने सेकंड किया था और इतने सारे सेकंड ऑप्शन किए हैं, तो कहीं ना कहीं करेक्ट होंगे। तो करेक्ट देख लीजिए, अब जिन बच्चों ने ए किया, जिन बच्चों ने सी किया, वो देख लें कहाँ पर रॉन्ग हो गया उनका। कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, हैव एनी डाउट, तो उसको पूछिए। ये था टर्म
ये गलती नहीं होना चाहिए थी, पता नहीं सी क्यों निकाला बच्चों ने, ए क्यों निकाला है। कहीं कैलकुलेशन में अभी भी डाउट जा रहा हो तो पूछ लीजिए। क्योंकि आपको टर्म का वैल्यू नहीं, केवल टर्म बताना है, कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा, 5वां टर्म, 6वां टर्म, 7वां टर्म या फिर 8वां टर्म। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स जो है वो 6 आता है। ठीक है, आई होप समझ गया होगा आप। ओके चलिए, तो ये यहाँ पर स्पेस खत्म हो गया। अब मैं ये तो थे कल तक की थ्योरी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। अब इससे ये समझ गया कि आपको ये थ्योरी समझ गया है, आप फॉर्मूला लगा लोगे सही सही। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अब आपके साथ कुछ नई बात की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात अब मैं आपके लेके चल रहा हूँ। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं ना, अब वो सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना शुरू होंगे, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ। अब उसमें एक जगह एक बात की और आपको जरूरत पड़ रही होगी, वो बात भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो चलते हैं पेज नंबर 3 की तरफ, और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूँ। ठीक है, वो भी बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है, और ऐसे क्वेश्चन 1 2 3 4 शायद आपको अभी तक एपीपीएस में भी मिल गए होंगे या डेली असाइनमेंट में भी आए होंगे। तो देखिए बताते हैं आपको। पेज नंबर 3, एक बात सभी बच्चा लोग याद रखेंगे, ध्यान देंगे बोर्ड पर, इधर आ जाइए। एक चीज सभी ने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और क्या है वो इंपॉर्टेंट? जब भी ऐसे दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट आपको बराबर दिए हो, NCX इज इक्वल टू NCY, दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट बराबर हो तो हमेशा हमेशा दिस इंप्लाइज, ऑलवेज दिस इंप्लाइज इन दोनों का सम ये इंडेक्स के बराबर होता है। इन दोनों का सम ये इंडेक्स के बराबर होता है। ठीक है, यदि NCX बराबर NCY दिया हो तो x प्लस वाई बराबर n होता है। आप इसको वेरीफाई करके देख सकते हो, कोई भी दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट जिनकी वैल्यू बराबर आती हो उनके लिए यह हमेशा वैलिड होगा। हमेशा x और y का जो सम है वो n के बराबर होगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सर इसका यूटिलाइजेशन आप बताइए। तो इसका यूटिलाइजेशन में एक तो क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपने अभी तक देखे होंगे, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे को जो डाउट पूछने आते हैं, तो मैं ये क्वेश्चन मेरे को देखने को मिले कि बच्चों को ये प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम जा रही थी, इसलिए मैं ये आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसका यूटिलाइजेशन किन क्वेश्चंस में हो रहा है तो वो समझिएगा आप। ऐसे क्वेश्चन जहां पर भी आएंगे वहां पर ये कंसेप्ट लगेगा। यह है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है इस तरीके के, जिस भी क्वेश्चन में ये बात लिखी आएगी, इफ कोएफिशिएंट ऑफ RH and R plus 4X term are equal, RH and R plus 4X term are equal, in expansion of together 1 plus x power 20, 1 plus x power 20, then R का वैल्यू कितना? ऐसे क्वेश्चन, then R equals to, ऑप्शन दिया है 7 8 9 10, 7 8 9 10, ये क्वेश्चन बेटा 7 8 9 10। अब आप ध्यान से एक क्वेश्चन समझ लो, फिर मैं ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। ठीक है, एक ध्यान से समझ लीजिए। अब आप मेरे को ये बताओ बेटा, RH टर्म का कोएफिशिएंट कितना आएगा इस एक्सपांशन? सर RH टर्म का कोएफिशिएंट तो आता है 20CR-1, क्योंकि जो भी टर्म लिखोगे ना एक टर्म आता है। और ये जो RH टर्म का कोएफिशिएंट हमको दिया है, ये कितने के बराबर दिया है? सर ये R plus 4H टर्म के बराबर दिया। R plus 4H टर्म क्या होगा बेटा? R plus 3 होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। अब आपने जो प्रॉपर्टी बताई सर,
इन दोनों का जो सम होगा r-1 और r+3 कितने के बराबर होगा 2r के। तो क्या आ जाएगा बेटा 2r+2 2r बोल रहा हूँ 20। तो 2r+2 कितना आ गया बेटा 20 आ गया। तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा 9। खत्म। ये आंसर है। इतना सा करना है। यस 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 भावेश पाटिल। So 9 is the correct answer of this question. नोट कर लीजिए, खत्म हो गया। ऐसे क्वेश्चन में केवल इतना सा करना है एंड यू गेट द आंसर। आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जहां भी दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट बराबर दिए हो वहां पर ये फॉर्मूला लगेगा। एक बात। दूसरा, जो भी टर्म आप लिख रहे हो उसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट एक कम आता है। जैसे फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट कितना आता है NC0। आप कोई भी एक्सपांशन लिखते हो, ये देखो आपको क्या बताया है, when you write the expansion of a plus b power n, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या लिखते हो NC0 लिखते हो ना, NC0। सेकंड टर्म में क्या आता है कोएफिशिएंट NC1 आता है। थर्ड टर्म में कोएफिशिएंट क्या आता है NC2 आता है। ये कौन सा टर्म है बेटा, ये फर्स्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट कितना आएगा 0, सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट कितना आएगा 1, थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट कितना आएगा 2, एक कम आता है। तो यदि rth टर्म लिखोगे, यदि ये r होता तो ये r-1 होता, तो rth टर्म का कोएफिशिएंट कितना आएगा r-1। r+4h का सम कितना है, टर्म कितना है, कोएफिशिएंट कितना आएगा r+3 आएगा। अब अपन जानते हैं यदि दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट बराबर हैं तो आपको क्या बताया, इसका और इसका सम x + y बराबर कितना होगा n। n कितना दिया यहाँ पर 20 दिया। इसको सॉल्व करोगे, मोहम्मद जुहैब सैयद समझ गया बेटा। अभी वन मोर टाइम। यस सर, ओके चलिए। तो ये अपन स्क्रीनशॉट लेते हैं इसका। एक और क्वेश्चन मैं बिल्कुल ऐसे ही देता हूँ। अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो बेटा पूछ लो, मन में नहीं रखना है तो ब्लास्ट हो जाएगा। ये चीजें छोटी छोटी बड़ी हो जाएंगी और आप पे छोटे छोटे कंसेप्ट के कारण बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इसलिए किसी भी स्टेज में आपको कोई डाउट आता है किसी भी पर्टिकुलर टाइम, कोई भी पर्टिकुलर स्टेप हो, पूरा कंसेप्ट हो, पूछ जरूर लीजिएगा। पेज नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। कंसेप्ट यही वाला है बेटा। अब आपको जहां भी एक क्वेश्चन मिलेंगे डायरेक्ट टिक कर देना। सर फर्स्ट स्टेप और एक बार एक्सप्लेन कर दो। ठीक है बेटा, अब अगले क्वेश्चन में करूंगा। हटाई दिया, रद्दी कर दिया, लेट हो गया आप लिखने में। एक और ऐसे ही क्वेश्चन ले रहे हैं, वहां पर एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, इसी का भाई है भाई, इसी का भाई। कोएफिशिएंट ये है, इफ कोएफिशिएंट ऑफ 2r + 4h term, 2r + 4h term and r-2h term and r-2h term in expansion of 1 + x power 18, 1 + x power 18 are equal, then r का वैल्यू कितना है, then r बराबर ऑप्शन है आपकी 12, 10, 8, 6। 12, 10, 8 या फिर 6। Which one is correct? करिए सॉल्व। कोशिश यही है कि सारे क्वेश्चन इस तरीके के आपके ध्यान में आ जाए। आपको आंसर अपना ABCD के टर्म्स में करना है, डिजिट मत लिखिएगा, तो डिजिट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अंशिका मौदेकर करेक्ट है, आयुष राउत करेक्ट है, वेरी गुड।
कृष्णा चौहान करेक्ट है, सुजल करेक्ट है, श्रेया करेक्ट है, और अर्चिका करेक्ट है, प्रतीक, पलक करेक्ट है, प्रियल प्रसाद करेक्ट है, योगेश करेक्ट है, यश सायरे करेक्ट है, मोहम्मद जुहैल ग्लोरी करेक्ट है, अनुषा करेक्ट है, आदित्य करेक्ट है, मोहम्मद जुहैब सैयद करेक्ट है, कलश करेक्ट है, सृष्टि करेक्ट है, अंशु करेक्ट है, समरजीत करेक्ट है, तपेश करेक्ट है, हर्षवर्धन करेक्ट है, आर्या करेक्ट है, मनश्री करेक्ट है, आर्यन करेक्ट है, विधि राम देखे भी करेक्ट है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। बाबा रे, चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड। चलो मेरी मेहनत तो सफल हो रही है, थोड़ा तो आप समझ रहे हो। ईशानी गिरीश करेक्ट है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, ऐसे ही मेहनत करते रहें, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा है, ठीक है। तो कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। और करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लास्ट ऑप्शन 6 है करेक्ट, ठीक है। मैं सॉल्व कर देता हूँ, जिन बच्चों का नहीं आया वो देख लीजिए बेटा। हम 2r + 4s टर्म का कोएफिशिएंट क्या लिखेंगे बेटा? 18c 2r + 3। एक कम लिखना है, बस इतना याद रखना है ना। और r - 2s टर्म का कोएफिशिएंट क्या लिखेंगे बेटा? 18c इससे एक कम, r - 3। अब अकॉर्डिंग टू अवर रिजल्ट इन दोनों का सम कितना होगा बेटा? n के बाद इन दोनों को ऐड करो, मतलब 2r + 3 और r - 3, इनको ऐड करेंगे तो 18 के बराबर कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ से बेटा 3 3 कट जाता है, 3r 18 आता है, एंड यू गेट r का वैल्यू 6। तो r 6 आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, नोट कर लीजिए। और लास्ट आंसर किशोर बावने का करेक्ट है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ गया होगा। छोटे से एक रिजल्ट का पेज है, बहुत से क्वेश्चन में आप जो मैंने दिए हैं पिछले एक वीक में, अब वो एक वीक में जो आपको एपीपीएस दिया था वो सारे क्वेश्चन बेटा आप निकाल सकते हो। ये छोटी छोटी सी बातें थी जो मेरे को डिस्कस करनी थी, जिनके कारण आपके क्वेश्चन थोड़े बहुत अटक रहे हो। लेकिन अब आज भी मैंने आपको एक 25 क्वेश्चन का एपीपीएस बाइनोमियल थ्योरम में डाला है, ठीक है। तो आप सारे जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना बच्चों का, जैसे आज डेट भी चेंज कर दो, डेट 13 है आज, जैसे आज का 13 तारीख है, तो अब मैं बच्चों का कॉपी देखता ना तो उनका 5 तक या फिर 6 तक या फिर 7 तक की असाइनमेंट का कॉपी कंप्लीट है, मेरे को चेक कराने आते हैं। तो एक तो पहली बात आए 2 4 10 बच्चे ही हैं चेक कराने, और उसमें भी उनकी जो कॉपी है वो 5 6 तक कंप्लीट है, ठीक है। तो आप कंप्लीट करिए बेटा, डेली प्रैक्टिस करनी है, रुकना नहीं है, हारना नहीं है, रोज दौड़ना है। रोज थोड़ा थोड़ा दौड़ोगे तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, थकना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और मैं इतने ज्यादा सम नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ बच्चा करीबन 70 to 80 क्वेश्चंस एक सब्जेक्ट के डेली लगा रहा है, मतलब 250 क्वेश्चन आपकी उम्र में, आपकी उम्र का बच्चा इस समय में 250 प्लस क्वेश्चन, 250 प्लस क्वेश्चन डेली बना रहा है, ठीक है। तब भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि हमारा जेई एडवांस में, हम जेई मेंस में पहुंच जाएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आपको मेहनत अभी बहुत जोरदार करनी है, आप लगे रहो लगे रहो लगे रहो, ठीक है। और इस तरीके से लगे लगे रख के अपन जरूर अपना रिजल्ट निकाल लेंगे। तो रुकना नहीं है, बस करते जाइए, डेली प्रैक्टिस करिए, पहले अपने असाइनमेंट सारे कंप्लीट करिए, तभी थोड़ा सा अपने लिए एंजॉयमेंट का टाइम निकालिए, ठीक है। डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। चलते हैं अपन आगे, चलते हैं। ओके, तो इस तरीके तो और क्वेश्चन मैं देख रहा था, अभी दिख नहीं रहे हैं। अब कुछ थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच के क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन जो जेई मेंस लेवल का है, मैं आपको एक्चुअल जेई मेंस का लेवल अब आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये शायद अभी तक आपकी एपीपीएस या डेली असाइनमेंट में कहीं ना कहीं क्वेश्चन फंस गया होगा, नहीं फंसा है तो बहुत ध्यान से देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ। क्वेश्चन है बेटा, the coefficient of term independent of x, the coefficient of term independent of x
in expansion of वन प्लस एक्स प्लस 2x क्यूब इंटू 3/2x स्क्वायर माइनस 1/3x होल पावर 9 है ना। अच्छा जानदार क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन में लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन इज 1/3, the second option is 19/54, the third option is 17/54 और लास्ट ऑप्शन है 1/3। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, अच्छा है ये क्वेश्चन, वाकई अच्छा है। ये जेईई मेंस का लेवल है। तो अभी तक हम क्वेश्चन करे थे वैसे नहीं आते हुए, तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कि हमको थ्योरी समझ रही है, लेकिन अपन को कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे बेटा। क्या पूछा है? You have to find the term independent of x in the expansion of this. अपन को वो टर्म चाहिए जो कि x से फ्री है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x फ्री। अब अभी तक अपन क्या कर रहे थे बेटा जी? अभी तक अपन ये कर रहे थे कि हमको केवल ये एक्सपांशन ऐसा देते थे, ये वाला एक्सपांशन देते थे, और इसमें हमको फाइंड करना होता था टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब आपको इसके साथ ये डाल दिया है प्रोडक्ट में, मतलब 1 भी इससे मल्टीप्लाई होगा, x भी इससे मल्टीप्लाई होगा और x क्यूब भी इससे मल्टीप्लाई होगा। समझ रहा है आपको बात? तो आपको इस पूरे एक्सपांशन में यू हैव टू फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 से इसको मल्टीप्लाई कर, मतलब ये एक्सपांशन का मतलब क्या हो गया कि वी हैव टू फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन एक्सपांशन। क्या है? पहले 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही दिखेगा। फिर क्या आएगा बेटा? प्लस x इंटू इतना, और फिर क्या आएगा बेटा? प्लस 2x क्यूब इंटू इतना, है ना। अच्छा इसमें क्रॉस चेकिंग नहीं चलती, इसमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ये हो गया, क्लियर है। अब क्या करेंगे? अब ये समझ लो कि बेटा तीन क्वेश्चन है, इसमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालो, इसमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालो, इसमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालो, तो तीनों को ऐड कर देना तो आंसर बन जाएगा। तो अब आप, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि हर एक्सपांशन में टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x हो। संकेत कलम्बे बोल रहे हैं, 2 बच्चों ने थर्ड ऑप्शन बोला है, 3 बच्चों ने थर्ड ऑप्शन बोला है। देखें मैच करता है कि नहीं बनता। बाकी जिन जिन का जब जब आंसर आ जाए, जैसे ही आंसर आ जाए वैसे ही पुटअप कर देना है, ठीक है। जो भी आपका आंसर आएगा उसको वहां पर लिख दीजिएगा, मैच करिएगा जो अपना फाइनल आंसर आए। तो अभी तक समझ रहे हैं आप थ्योरी? अपन ने ओपन किया, अब यहाँ पर 3 दे दें, 4 दे दें, 5 दे दें, 10 दे दें, सब जगह ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले आप ये, अच्छा एक चीज और बता रहा था, हर एक्सपांशन में ये जरूरी नहीं है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x हो ही। हर एक्सपांशन में ये जरूरी नहीं है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x हो ही। तो अपन क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है कि नहीं। तो कौन सा टर्म होगा इस एक्सपांशन में टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x? फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सर 9 2 जा 18, 18 माइनस 0/3, 18/3 6 आता है। तो इस एक्सपांशन का जो 7th टर्म होगा, अगला स्टेप क्या होगा बेटा? 9 3 6, 3/2 पे पावर 3 का और माइनस 1/3 पे पावर 6। ये आएगा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब हमको यहाँ पर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बनाना है और ऑलरेडी बाहर एक x बैठा है, तो इनडायरेक्टली अब हम यहाँ पर क्या, क्योंकि बाहर एक x है, तो अब हम यहाँ पर किसका कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे? x पावर -1 का, क्योंकि x पावर -1 x पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x पावर 0 हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। तो
जब बाहर एक पावर है तो अंदर हम x पावर 0 का कोएफिशिएंट नहीं निकालेंगे, अंदर हम x पावर -1 का कोएफिशिएंट निकालेंगे। तो देखते हैं इस एक्सपांशन में कोई x पावर -1 वाली टर्म आती है कि नहीं। इस एक्सपांशन के लिए जब आप r कैलकुलेट करेंगे तो 18 + 1/3 आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये इंटीजर नहीं आता है। तो इसलिए सेकंड वाले में कोई भी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x नहीं होगा, ये काटा है मैंने, ठीक है। फिर प्लस, अब यहाँ पर बेटा कितना x पावर 3 और पूरा x से फ्री करना है हमको, तो अंदर हम x पावर कितना सर्च करेंगे, -3 सर्च करेंगे। तो -3 के लिए वैल्यू कितना आएगा बेटा, 18 + 3/3, 21/3 मतलब 7 हो जाएगा। यस, इसमें एग्जिस्ट करेगा। और कौन सा टर्म होगा बेटा, 8th टर्म होगा 9c7, फर्स्ट टर्म पे पावर 2 का और सेकंड टर्म पे पावर 7, ये आएंगे। तीन क्वेश्चन थे, हमने इसमें निकाला, हमने इसमें निकाला, हमने इसमें निकाला। इसमें मिलता है फ्री फ्रॉम x, इसमें मिलता है फ्री फ्रॉम x, इससे नहीं मिलता है फ्री फ्रॉम x। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा बस सिंपली और यू गेट द आंसर। 9c6 का वैल्यू बेटा 9c3 के बराबर होता है, जो कि 9 8 7 बटा 3 2 1 3 2 4 84 है। और इसको कैलकुलेट कर लेना तो कितना आ जाता है बेटा, 8 × 27। मैं लिख दिया हूँ डायरेक्ट, इधर माइनस करना है। 9c7 का वैल्यू कितना आता है बेटा, 9 8 36 है, और ये 9/4 और ये 1/3 पावर 7। थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करिए सर। y-3 and not +3, would you please explain again? प्लस मन मोड़े सर, सेकंड स्टेप फिर से समझा। चलिए ठीक है, देखो इसके आगे कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो। ये कैसे लिखा वो एक बार और समझो, ये कैसे लिखा एक बार और बता देता हूँ। चलिए, बहुत बच्चों को इशू है। इसके बाद तो इसकी कैलकुलेशन है, बस वो अपन कर लेंगे। यहाँ पर 27। कैलकुलेशन देखना है बेटा, 3 पावर 7 है, यहाँ पर 4 है, 9 8 36। यस, सारे बी बोल रहे हैं, बाकी बच्चे सी बोल रहे थे। यस, करेक्ट आंसर बी है बेटा इसका। 19/54 आएगा, 17/54 नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। तो मैं एक बार पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर से, कुछ बच्चों को इश्यू जा रहा है। ठीक है, क्या है पहले बेटा ध्यान से समझो क्वेश्चन में। सर वाई दैट इज क्रॉस इन सेकेंड स्टेप, सब बता रहा हूँ। पहले सभी बच्चे नोटिस बोर्ड पर, मतलब ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर आ जाएं। देखिए देखिए देखिए, यहाँ पर आप ये समझो बेटा, आप ये समझो, ठीक है, ध्यान से समझिएगा ये सब ऐसा क्यों किया है। मैं एक एक एक्सप्लेन करता हूँ भाई। वी हैव टू फाइंड व्हाट, वी हैव टू फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन दिस एक्सपांशन। तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझो। हाँ, सब बता रहा हूँ बेटा, ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले अपन पूरे एक्सपांशन को, ये एक्चुअली 3 क्वेश्चन दिए हैं,
तो इसको पूरे को पहले 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर x से कर दिया और फिर 2x से कर दिया। ऐसा लिख सकते हैं, ये इस बात को ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ गया, सभी बच्चों को समझ गया। सॉरी। अब देखिए बेटा एक बात और ध्यान से समझेंगे, क्या करना है हमको। सर वी हैव टू फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन एक्सपांशन। ठीक है, मैं इसको 3 पार्ट में कर देता हूँ, पूरा पूरा फिर से सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से समझते जाओ। जहां तक आपको समझा वहां से फिर से मैं ले रहा हूँ, ये आपको समझ गया था। अब हम इसमें निकालते हैं टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कैसे निकालेंगे। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x किस एक्सपांशन में, इस एक्सपांशन। कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला बताया हुआ है आपको, r निकालोगे और एक ज्यादा कर देंगे बस, है ना। तो कैसे निकालते थे आप इसमें, सर इसमें आपने दिखाया था कि r बराबर होता है 9 2 जा 18 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 6। r का वैल्यू 6 आया, इसमें कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, d7 होगा, है ना, d7 होगा। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, 9c6 क्योंकि हम कोएफिशिएंट लिखना चाह रहे हैं इसलिए हम x लिख रहे हैं। 3/2 पे कौन सा पावर आएगा बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और 1/3 पे पावर क्या आएगा 6। इसको कैलकुलेट कर लो। 9c6 का वैल्यू 9c3 के बराबर आता है जो कि 987 अपॉन 321। ठीक है, ये 3 पावर 3 2 पावर 3 3 पावर 6, ये सबको आप कैलकुलेट कर लेना। तो ये बेटा आ जाएगा 84 अपॉन, ये आपको आपके लिए कैलकुलेशन छोड़ दिया मैंने। ठीक है, अब आप इसको करिएगा। तो ये बेटा 7/18 आता है। ठीक है, 7/18 आता है, कौन सा वाला, इसका कोएफिशिएंट आएगा 7/18। ठीक है, अब मैंने अभी 2 पार्ट और करने हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं पूरा जब तक आपको नहीं समझेगा तब तक समझ लो, आप घबराओ मत बिल्कुल, लेकिन आपको कहीं भी डाउट आएगा तो आप पूछना जरूर। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि हम एक साथ 3 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, इसको नोट कर लो। अब मैं आपको दूसरे की कहानी बताता हूँ, चलते हैं पेज नंबर 6 पर। ये समझ गया आपको, हाँ सर ये वाला समझ गया। अब अपन पेज नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट साइड में मैं लिख देता हूँ 7/18। ये हो गया फ्री फ्रॉम x। अब अपन दूसरे की बात करते हैं, सेकंड वाले, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। इसको हटा देता हूँ। अब मैं बात करता हूँ बेटा आपसे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x किसमें, किस एक्सपांशन में, किस एक्सपांशन में। ठीक है, हाँ। अब पहले वाले में और इस वाले में फर्क क्या है, इस वाले में बाहर एक x बैठा है और हमको पूरे को x पावर 0 बनाना है। तो पूरा x पावर 0 बनाने के लिए बाहर x पावर 1 है, तो हम इसमें कितना सर्च करेंगे बेटा, x पावर -1। हम यहाँ पर x पावर -1 निकालेंगे, क्योंकि x पावर -1 जब x पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x पावर 0 बनाएगा, मतलब कांस्टेंट का। तो अब हम इसमें क्या सर्च करेंगे बेटा, x पावर -1 का कोएफिशिएंट सर्च करेंगे। इसमें हम x पावर -1 का कोएफिशिएंट निकालेंगे। इसके लिए वी सर्च कोएफिशिएंट ऑफ x पावर -1। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा उसके लिए, सब वो होता है n अल्फा -1 अपॉन 2 + 1 3। तो बेटा ये आता है 19/3। अब 19/3 समझ गया, हाँ ठीक है बेटा, मैं और भी बाकी बच्चों को नहीं समझा उनको बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन 19/3 आपका इंटीजर नहीं है, वी हैव टू फाइंड द टर्म। तो 19/3 कोई टर्म होता है क्या, नहीं।
टर्म या तो फर्स्ट टर्म होगा या सेकंड टर्म होगा या थर्ड टर्म होगा। मैं बोलूं 2.5वां टर्म बताओ या 5.5वां टर्म, ऐसा कोई टर्म नहीं होता। टर्म की वैल्यू फिक्स होती है, मतलब इंटीजर होती है, मतलब नेचुरल नंबर आएगी। तो इसलिए 19/3 आया जो कि इंटीजर नहीं है। कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि इस एक्सपांशन में ऐसा कोई टर्म नहीं होगा जो x पावर -1 बनाता होगा, और इस कारण जब हम उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फ्री फ्रॉम x हो जाएगा। तो देयर इज नो टर्म कंटेनिंग x पावर 0 इन दिस एक्सपांशन, मतलब सेकंड वाले पूरे में कांस्टेंट टर्म बनेगा ही नहीं, कभी कांस्टेंट टर्म कभी नहीं बनेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्रॉस लगाया। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देयर एग्जिस्ट नो कांस्टेंट टर्म इन दिस एक्सपांशन। इस एक्सपांशन में x इंटू, समझ गया अभी आपको? हाँ सर आप समझ गया, इसमें कोई टर्म नहीं होता, इसलिए बेटा यहाँ पर हम इसको क्या लिख देंगे, 0। वहां पर x का कोई कांस्टेंट टर्म बनता नहीं, इसलिए उसका कोएफिशिएंट कितना आएगा, 0। तो फर्स्ट वाले में 7/18, इसमें 0। अब मैं थर्ड वाले की बात करूंगा, ठीक है? इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको समझेगा ही नहीं, समझेगा जब तक नहीं समझेगा मैं खड़ा होगा आप, लेकिन पूछना जरूर है। पेज नंबर 7 देखो बेटा, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 7। कई बच्चों को समझ गया तो वो बच्चे साथ में बुक रखें अपने पास, जो अपन को फ्री टाइम बीच में मिल जाता है ना, तो अपन उसमें बेटा क्वेश्चन बना सकते हैं। उसमें अपन एडिशनल क्वेश्चन बनाया करो आप बैठ के, है ना? टाइम को यूटिलाइज करना आपने 100%। चलिए अपन थर्ड और लास्ट की बात कर लेते हैं। मार्कर कहाँ गया भाई हमारा? हाँ ये। अब हम थर्ड की बात करेंगे। थर्ड में क्या पूछा है बेटा? फिर से पूछा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, लेकिन अब आपको सामने क्या दिया है, 2x दिया है। तो हमको x पावर 0 पूरे में बनाना है, तो पूरे में x पावर 0 बनाने के लिए हम x पावर कितना सर्च करेंगे बेटा, -3, क्योंकि -3 से मल्टीप्लाई होकर x पावर 0 बनाएगा। तो अब मैं x पावर -3 सर्च कर रहा हूँ। तो क्या है फॉर्मूला हमारा, 9 2 18, सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे बेटा, -3। तो ये 18 + 3 21/3 7 हो जाता है। ये देखो ये इंटीजर आता है, इसलिए कौन सा टर्म होगा, 8th टर्म होगा। अब इसमें 8th टर्म है ना, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? वो कैलकुलेट करेंगे 9C7 आ गया, यही है ना। और 2 एक्चुअली, अच्छा ये मिसिंग हुआ था, ये 2 था, और 9C7 कुठे गेला। हाँ, फर्स्ट टर्म पे पावर कितना आएगा बेटा, 3/2 पे पावर 2 का, और -1/3 पे पावर कितने का, 7 का। अब आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 9C7 का वैल्यू 9C2 के बराबर होता है 9 8/2 36 आएगा। तो ये आएगा बेटा माइनस का 2, ये आएगा 36। इसको कैलकुलेट करोगे तो 3 पावर 2 अपॉन 2 पावर 2, और ये 1/3 पावर 7। अब आप इसको पूरा कैलकुलेशन मारिए, ये 4 9 जा 36 होता है, 9 9 जा 81, इससे कटेगा तो माइनस का 2 अपॉन 27 आए, माइनस का 2 अपॉन 27 आए, ठीक है। सो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर माइनस। इस पूरे एक्सपांशन में जो कांस्टेंट टर्म बनेगी वो बनेगी -2 अपॉन 27। अब सबको ऐड कर देना फाइनल स्टेप में एंड वी गेट द आंसर, ठीक है। तो मैं सबको ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड कर दें, यहाँ पर ऐड कर दें, क्या आएगा बेटा, 7/18 आया, फिर 0 आया, फिर 2/27 आया, एलसीएम 54 आएगा, 21 आएगा, -4 आएगा, 17 आता है बेटा आंसर इसका। ये आता है आंसर, 19 नहीं आएगा, थर्ड ऑप्शन ही आता है। थर्ड ऑप्शन, जिन्होंने थर्ड किया था वेरी गुड, लेकिन इतना लेंदी है, बड़ी जल्दी आप लोगों ने आंसर किया, बड़े बधाई के पात्र हैं आप लोग। इस क्वेश्चन में इतना करना पड़ेगा, इतना यदि अपनी ईमानदारी से आपने आंसर किया है तो आपको बहुत बहुत बधाई। इधर उधर से देख के नहीं करने का है, ठीक है। तो नोट करिए, ये था फुल एंड फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। पलक बोल रही है समझ गया, और भी जिन बच्चों ने बोला था नहीं समझा वो भी लिखते हैं हाँ समझ गया, हाँ समझ गया। अभी
ठीक है, देख लो कैलकुलेशन, इसे अभी भी चेक कर सकते हैं अपन, अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, तीन तीन एक साथ थे, थोड़ा सा लेंदी गया बस। क्या बोले बेटा? हेलो, Explain one more time. कहाँ से नहीं समझा भावेश, ये बोलो। एक्सप्लेन वन मोर टाइम क्या होता है, कहाँ से नहीं समझा वो बताओ। सर आपने 2x⁻³ को कहा, क्या किया समझा नहीं मुझको। उसको कुछ नहीं किया, इसमें x⁻³ का कोएफिशिएंट निकाले, इसमें x⁻³ 8वें टर्म में बनता है, तो जब हम 8वां टर्म निकालेंगे उसका, तो ये आएगा 8वां टर्म, ठीक है, ये बनेगा इसका 8वां टर्म। और चूंकि हम कोएफिशिएंट, ये देखिए ये x⁻³ का कोएफिशिएंट है, जब ये x⁻³ से मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट बनाएगा, और साथ में किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो पूरा टर्म है, ये वाला जो पूरा टर्म है, ये इस एक्सपांशन में, पूरे एक्सपांशन में x⁻0 का कोएफिशिएंट आ रहा है। तो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻0 इन द थर्ड एक्सपांशन। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेशन करिए तो -2/27 आया। समझ गया अभी भावेश पाटिल? आना तो बोल। हाँ सर। हाँ बस, चलिए तो नोट कर लीजिए। और किसी को कोई डाउट है अभी भी? एक बार और एक्सप्लेन कर दूं, बताओ अभी नहीं समझा हो तो। चलिए, आई होप आप नहीं पूछ रहे हैं, इसका मतलब समझ गए। भाई पहले वाले में कोएफिशिएंट कुछ नहीं था, पहले वाले के लिए कितना था कामयाब, पहले वाले में 1 था, कोई डिजिट था ही नहीं। दूसरे वाले में भी कोएफिशिएंट 1 था, लेकिन यहाँ तो अपन को कांस्टेंट टर्म मिल ही नहीं रही थी। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म मिल रहा है, टर्म पता चल गया। टर्म कौन सा है? टर्म 8वां टर्म है, जो कि x⁻0 को कंटेन करेगा। 8वां टर्म है, मतलब आप इस एक्सपांशन में 8वां टर्म निकालेंगे तो 8वां टर्म x⁻³ वाला होगा। अब वो x⁻³ x⁻3 से मल्टीप्लाई होगा तो x⁻0 बन जाएगा, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। और वो कांस्टेंट में जो भी इसका कोएफिशिएंट बनेगा वो 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। इसके कोएफिशिएंट को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये x⁻³ का कोएफिशिएंट था, और ये x⁻3 का कोएफिशिएंट था। x⁻³ का कोएफिशिएंट x⁻3 के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होके x⁻0 का कोएफिशिएंट बनाएगा, तो ये बनता है x⁻0 का कोएफिशिएंट। तो x⁻0 का कोएफिशिएंट थर्ड टर्म में -2/27 आएगा। तो फर्स्ट टर्म में 7/18, सेकंड टर्म में 0, थर्ड टर्म में -2/27, सबको ऐड कर दिया यहाँ पर, तो फाइनल आंसर इज 17/54। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 17/54 आता है। चलिए, आई होप समझ गया होगा। अब आप इसको नोट कर लीजिए, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम अपन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शिव रात्रि ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन।